नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। फरीदाबाद मेट्रो में आपका स्वागत है। आपको दिखाते हैं स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर। फरीदाबाद में ऑनलाइन काम समेत 19 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 1 महीने 2 दिन से आंगनबाड़ी वर्कर्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तब तक धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार उनसे काम तो ले रही है, लेकिन उसके बदले में उनका जायज मेहनताना उन्हें नहीं दिया जा रहा है, जिसके विरोध में लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांग पूरी न होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। अब तक 40 में होने वाला है। हमारी मांगे हैं जी 19 सूत्रीय मांगे हैं, लेकिन जिनमें से अभी हमने कहा है कि एक तो मेन चीज़ है ऑनलाइन काम का, पोषण ट्रैकर का हम विरोध करते हैं। रिटायरमेंट पे हमें कुछ दिया जाए, रिटायरमेंट की मांग है। और हमारा महंगाई भत्ता है, जो महंगाई भत्ता नहीं देते हैं हमें, जो 2018 में लागू किया था, लेकिन हमें एक बार देकर वो फिर बंद कर दिया गया है। फिर और कर्मचारी जब तक हमें घोषित नहीं करते, जब तक हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए। दूसरा, हमारी वर्दी का पैसा समय पर नहीं आता है। हमारे सेंटरों का किराया है जो बहुत कम है, 200 और 1500, उसमें हमें जो सेंटर नहीं मिल पाते हैं, उसमें हमें दिक्कत आती है। तो ये हमारी मांग। कितने दिन हो गए आपको धरना देते हुए? हमें यहाँ पे हो गए 1 महीना 2 दिन हो गए हैं, 32 दिन हो गए। अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई है, और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हमारा धरना भी आगे भी जारी रहेगा। आज सरकार ने हमें बुला रखा है बातचीत के लिए। अगर हमारी बात मान ली गई तो हम धरना उठाएंगे, वरना तो हम अभी धरना नहीं उठाएंगे। जो 2018 में हमारा जो मानदेय था उसमें बढ़ोतरी की थी पीएम साहब ने, लेकिन जो हमारे खट्टर साहब हैं उन्होंने उसमें कटौती कर दी, वो हमें दिया नहीं गया। वो अगर हमारा लागू हो सकता तो हम अपना धरना उठाएंगे, वरना हमारा धरना अभी जारी रहेगा। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की क्या मांगे हैं। दो 2018 के समझौतों को लागू किया जाए, ये मांग यहां पर आंगनबाड़ी वर्कर्स ने रखी है। साथ ही बकाया एरियर दिया जाए, ये भी मांग आंगनबाड़ी के वर्कर्स ने रखी है। वर्कर्स को 24,000 रुपये वेतन दिया जाए, ये भी उनकी मांगों में शामिल है। और इसी के साथ हेल्पर को 16,000 रुपये वेतन दिया जाए, ये भी वर्कर्स ने अपनी मांग पत्र में रखा है। वर्कर्स को रिटायरमेंट पर 50,000 रुपये दिए जाए, और इसी के साथ हेल्पर को 30,000 रुपये रिटायरमेंट पर मिले, ये भी उनकी मांग पत्र में शामिल है। दुर्घटना होने पर पूरा इलाज मुफ्त हो, इसी के साथ मृत्यु होने पर 50,000 रुपये मुआवजा मिले, ये मांगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रखी है। साथ ही समान काम समान वेतन दिया जाए, ये भी उनकी मांग पत्र में शामिल है। सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ये भी एक मांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच डेल्टा वेरिएंट के संक्रमण की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं पर जो असर पड़ा था वो इस बार तीसरी लहर में ना पड़े, इसी से सबक लेते हुए सरकार ने डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। फरीदाबाद में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के डिप्टी डीन डॉक्टर एके पांडे का कहना है कि केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज को नोडल सेंटर बनाया है, जहां खुद के स्टाफ के साथ जिले के तमाम सरकारी और निजी हॉस्पिटल के स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है। और इस ट्रेनिंग में कोरोना संक्रमित मरीज के उपचार के लिए दवाई, उपकरण चलाने जैसी तमाम चीज़ों की ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक ने डिप्टी डीन डॉक्टर एके पांडे से खास बातचीत की है।
कोरोना की दूसरी लहर डेल्टा वेरिएंट के तहत जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा, इस बात से सबक लेते हुए भारत सरकार ने इस बार तीसरी लहर चलते ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और तैयारी इस बात को लेकर, चूंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट जिस तेज़ी से संक्रमण इसका फैल रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी इसके चपेट में आ रहे हैं। तो इसको लेकर ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है और फरीदाबाद में नोडल सेंटर ट्रेनिंग का बनाया गया है ईएसआई मेडिकल कॉलेज को। डिप्टी डीन ए के पांडे हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, तैयारी पहले से ही इस बार शुरू कर दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, किस तरह की तैयारी है, ट्रेनिंग किस तरह की किन किन लोगों को दी जा रही है? देखिए देवेंद्र जी, निश्चित रूप से आपने जो शुरू में ही बोला कि जो सेकेंड वेव थी जो डेल्टा वेरिएंट की, उससे स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल चरमरा गई थी, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन रेट बहुत ज़्यादा था, सीरियस पेशेंट बहुत ज़्यादा थे। तो उससे ही मैंने हम लोग भी, भारत सरकार भी, सभी लोग हम उसके पार्ट हैं, हम लोगों ने तैयारियां बहुत पहले से शुरू कर दी। और उसको देखते हुए इवन नेशनल मेडिकल कमीशन, जिसके अंडर सारे मेडिकल कॉलेज जिसका स्टैंडर्ड को रेगुलेट करती है, उन्होंने कुछ डायरेक्टरी इशू किया है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट का मेडिकल कॉलेज नोडल सेंटर होगा और वो जो है वहाँ के हर लेवल के स्टाफ, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, टेक्निकल स्टाफ हो, पैरामेडिकल हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, सबको हर सेवाओं के लिए ट्रेंड करेगा। दैट इज़ स्किल्ड इन मेडिकल ट्रेनिंग। तो उसमें चाहे वो सैंपल कलेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो कोविड पेशेंट मैनेजमेंट हो, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेंटिलेटर मैनेजमेंट, हर लेवल की ट्रेनिंग की जो है हमारे यहाँ पर शुरू कर दी गई है। उसके तहत तैयारी ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है आपकी तरफ से, लेकिन जो ट्रेनिंग दी जा रही है, किस कैटेगरी को कौन सी ट्रेनिंग देनी है, ये भी क्या अलग अलग इसको डिफाइन किया है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले उसका कुछ फॉर्मेट ऐसा है कि पहले कुछ मास्टर ट्रेनर होंगे जो एक्सपर्ट होंगे, सीनियर फैकल्टी मेंबर होंगे, जिसमें हमने एक अलग से उसकी एक कमेटी बनाई हुई है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थेसिया है, पल्मोनरी मेडिसिन है, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन है, कम्युनिटी मेडिसिन है, माइक्रोबायोलॉजी है, ईएनटी है। इसके सीनियर फैकल्टी मास्टर ट्रेनर है और ये लोग अपने अकॉर्डिंग टू द स्किल से, फॉर एग्जांपल जो टेक्नीशियन है, नर्सिंग स्टाफ है, उनको अलग ट्रेनिंग दी जाएगी। जो डॉक्टर हैं, इंटर्न्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, जेआर हैं, इनको अलग ट्रेनिंग, और जो सीनियर है उनको और, सो दैट कि जिस लेवल का पेशेंट आएगा उसको उसी के अकॉर्डिंग मैनेज किया जा सके, तो ट्रेनिंग दी जा रही है। दूसरी लहर में हमने देखा था कई जगह से इस तरह की खबरें आती थी कि वेंटिलेटर चलाने नहीं आते थे, ऑक्सीजन कितनी देनी है, किस लेवल पर कितना फ्लो देना है, इसको लेकर भी परेशानी हुई। तो क्या मान के चलें ये जो ट्रेनिंग है इसी दिशा में कदम है? क्या इस बार इस तरह की अगर स्थिति आती है तो ऐसे स्थिति पैदा नहीं होगी? हाँ बिल्कुल, ये पर्पज़ उसका वही है कि जो भी स्टाफ रहे उसको बेसिक चीज़ें पता हो कि कोई भी पेशेंट किस कैटेगरी की, उसकी ग्रेडिंग क्या है, सीवियरिटी की, उसके अकॉर्डिंग वो मैनेज कर सके। तो इसीलिए ट्रेनिंग की फैसिलिटी ही दी गई है कि वो वेल ट्रेंड हो, उसको बेसिक जानकारी हो, कोई भी पेशेंट को कोई असुविधा ना हो और जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट है अप्रोप्रिएटली वही दिया जा सके। मेडिकल कॉलेज को चूँकि ट्रेनिंग सेंटर यहाँ बनाया गया है, नोडल सेंटर है ये, तो क्या यहाँ के जो जो स्टाफ है उसी को ये ट्रेनिंग दी जाएगी? बाकी के जो तमाम जैसे बड़े हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल हैं या सरकारी हॉस्पिटल हैं, पीएचसी हैं, सीएचसी हैं, उनके भी स्टाफ को दी जाएगी ट्रेनिंग क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा है। जो हमारे यहाँ का अब कंप्लीट लगभग होने वाला है और इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर जो भी आते हैं, चाहे वो पीएचसी हो, अदर हॉस्पिटल्स हो, डिस्पेंसरीज हो, वो सारे स्टाफ को हम एक लेटर भी अभी इशू करने वाले हैं। तो वो जो भी थ्रू सिविल सर्जन या जो थ्रू पीएमओ बीके हॉस्पिटल वो स्टाफ आएंगे, हम अभी तो उनको ऑफलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, पर केसेस ज़्यादा बढ़ने लगे तो मे बी कि हम वर्चुअल ट्रेनिंग की फैसिलिटी भी स्टार्ट करें। बट येस, जो भी आएगा हर किसी को हम लोग ट्रेनिंग यहाँ पर देंगे कि कोविड जो भी ट्रेंड जितने लोग होंगे उतना ही मैनेजमेंट बेटर होगा। इसका नाम ही हमने रखा है कि कोविड स्किल मैनेजमेंट। क्या मान के चलें ये ज़रूरी होगा ट्रेनिंग लेना उन लोगों के लिए, मैंडेटरी है? देखिए, मैंडेटरी का मतलब ये है कि हम ये ना बोल सकें कि हमारे पास स्किल्ड मेडिकल मैन पावर की कोई कमी हो। बिल्कुल, क्योंकि ट्रेनिंग से अल्टीमेटली बेनिफिशियरी पब्लिक होगी। जितने लोग ट्रेंड स्किल वाले होंगे, मेडिकली स्किल्ड मेडिकल मैन पावर होंगे, उतनी पब्लिक के लिए फ़ायदामंद होगा। तो मैंडेटरी और ऑप्शनल की यहाँ पर बात नहीं है। ट्रेंड लोग ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए और हमारी भी प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ट्रेंड कर सकें, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे डॉक्टर्स हो, कि लोगों को कोई परेशानी ना हो और अगर केस बढ़ने शुरू हो जाए ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन, तो हमें उस समय कोई असुविधा न हो। सर, ये एक आखिरी सवाल है आपसे, अगर
ये अगर केस ज़्यादा बढ़ने की बात, क्या घातकता बढ़ सकती है? चूँकि अभी तक चूँकि आप बतौर डॉक्टर अगर आपसे बात करें, तो इसकी क्या घातकता आने वाले दिनों में बढ़ सकती है ओमिक्रॉन की? देखिए इसी के लिए तैयारियाँ? देखिए अभी तक ऐसा कोई ट्रेंड बहुत घातकता बढ़ने की दिख नहीं रही है, लेकिन आप उसके हिसाब से नहीं चलते, आपको सारी तैयारियां करके रखनी पड़ती है। जब बढ़ने लगे तब आप ट्रेनिंग नहीं देंगे, तैयारियां नहीं करेंगे, आपको तैयार पहले से रहना होगा। ट्रेंड लोगों को पहले से तैयार करना पड़ेगा कि बाय द वे अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो हम रेडी रहे कि किसी को कोई नुकसान न हो। ऐसी कोई घातकता बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं दिख नहीं रही है, लेकिन हम लोग संभावनाओं पर काम नहीं करते, हमें पूरी तैयारी करके रहनी चाहिए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में ईएसआई मेडिकल कॉलेज के डिप्टी डीन डॉक्टर ए के पांडे, जिनकी तरफ से साफ किया गया है कि पहले से ही इस ओमिक्रॉन के खतरे की घंटी को देखते हुए स्टाफ को ट्रेंड किया जा रहा है। बाकायदा जिले में नोडल सेंटर बना दिया गया है और ये भारत सरकार की तरफ से एक अहम कदम इसको माना जा रहा है कि जिस तरह दूसरी लहर में लोगों को परेशानी हुई, इस बार इस तरह की परेशानी लोगों के लिए नहीं आने दी जाएगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में बूस्टर डोज लगवाने के लिए बुजुर्ग परेशान दिखाई दिए। लाइन में खड़े बुजुर्ग स्टाफ का इंतजार करते रहे, लेकिन बूस्टर डोज लगवाने वाला कोई भी स्टाफ उन्हें घंटों नजर नहीं आया। सुबह 9 बजे बूस्टर डोज लगाने का समय स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों ने निर्धारित किया हुआ है, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई कर्मचारी बूस्टर डोज लगाने के लिए अपनी कुर्सियों पर मौजूद नहीं था। बुजुर्गों का कहना है कि ना यहाँ कोई कर्मचारी है और ना ही उन्हें ये बताने वाला कोई है कि बूस्टर डोज लगेगी या नहीं। भाटे कॉलोनी से आई हूँ, 71 एज है और सुबह 7 बजे आई हूँ। लाइन में लगी हुई नहीं, अभी नहीं। क्यों? सर अभी मैं आकर ही बैठा हूँ, अभी तो शुरू नहीं हो रहा है। 9 बजे का समय है और अब 9:30 10 बजे से ऊपर हो गए हैं, तो क्यों नहीं लगी है? पूछा नहीं किसी स्टाफ से आपने? सर यहाँ कोई बताने वाला हमें तो नजर आ नहीं रहा, इसलिए हम गए भी नहीं गए। अभी तो ये भी है कि मुझे लगेगी भी या नहीं, क्योंकि मेरे पास दूसरी डोज का मैसेज नहीं आया है। जो ये मैसेज दे रहे हैं मेरे पास नहीं आया। क्यों नहीं आया ये नहीं मैं कह सकता, लेकिन मेरे पास दोनों के रिटर्न में वो है। पहली कब लगी थी, पहली और दूसरी। एक लगी थी प्राइवेट फोर्टिस में और दूसरी जो मेरी कॉलोनी में आए थे वो लगी थी 2 अप्रैल को। कहाँ से आए और कितनी उम्र है अपनी? आर्य नगर से 67 ईयर्स ओल्ड। 67 ईयर्स। तो इंतजार करना पड़ेगा अभी आपको फिर? जी है जी, इंतजार करना पड़ेगा अभी, स्टाफ तो कोई है नहीं। हाँ जी। सरकारी योजनाओं का लाभ असंगठित मजदूरों तक पहुंचाने के लिए श्रम विभाग द्वारा मजदूरों का पंजीकरण किया जा रहा है। इसी के तहत फरीदाबाद में अब तक 3,55,616 असंगठित मजदूरों का पंजीकरण किया गया, जो हरियाणा में अन्य जिलों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। डिप्टी लेबर कमिश्नर दिनेश कुमार ने बताया कि उनका प्रयास है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ असंगठित मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा मिले, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। पंजीकरण कराते ही 2 लाख रुपए का बीमा कामगार का फ्री में होता है, जिसका सीधा लाभ उसको मिलता है। सरकारी योजनाओं का लाभ भी पंजीकरण के माध्यम से कामगार ले सकता है। हमने फरीदाबाद जिले में कल तक 3,55,616 श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो हरियाणा में सभी जिलों में सबसे सर्वाधिक है। तो इसमें निर्माण श्रमिक है, खेती हर मजदूर श्रमिक हैं, दिहाड़ीदार मजदूर हैं, बढ़ई है, प्रवासी मजदूर हैं, मरेगा मजदूर हैं, ऑटो चालक, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, घरेलू कामगार, दूध बेचने वाले, बिजली मिस्त्री, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, रिक्शा चालक, सब्जी विक्रेता और कारीगर, बुनकर, प्लम्बर आदि अन्य असंगठित मजदूर जो भी है वो सारे इसमें कवर होते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के फ़ायदे ये हैं कि इसमें 2 लाख रुपए का फ्री बीमा बनाया गया है और सरकार द्वारा भविष्य में जितनी भी योजनाएं चलेगी वो इसी ई श्रम कार्ड के माध्यम से मजदूरों को उनका बेनिफिट दिया जाएगा। और सभी इसके साथ
जो मजदूरों से रिलेटेड जितनी भी स्कीमें हैं वो इसके साथ जुड़ जाएगी। गांव से बीजेपी के विधायक राजेश नागर बुधवार को गांव में चल रहे सीवर लाइन के कार्यों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। विधायक के साथ मौके पर आला अधिकारी और ठेकेदार भी मौजूद रहे और विकास कार्यों में लापरवाही पर विधायक ने ठेकेदार को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो 15 दिन के अंदर कार्य में तेजी लाए या फिर ब्लैक लिस्ट होने के लिए तैयार रहे। आज जो हमारे गांव तिगांव में जो सीवर का काम चल रहा है उसके जो गति है बहुत धीरे चल रही थी। तो ठेकेदार को इसलिए बुलाया कि भाई ये काम तेजी से किया जाए और उसने विश्वास दिलाया कि 15 दिन के अंदर अंदर ये जितनी हमारी जो गली इन्होंने जिसमें सीवर डाला है उसको बना कर दे देंगे। और ये बारिश की वजह से थोड़ा काम 5-7 दिन जो बारिश आई उसकी वजह से काम रुका था। इसलिए ठेकेदार को अगर 15 दिन के अंदर ये जो सड़कें जो खोदी हैं इन्होंने रास्ते खोदे नहीं बनाएंगे तो इनको ब्लैक लिस्ट करके इनका काम बंद कर दिया जाए। और इसी के साथ फरीदाबाद मेट्रो में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ।